प्यारे बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर विषय का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे वर्मा गेस्ट पेपर से। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 गद्य खंड को देखेंगे। इसके पहले मैंने पद खंड के सारे चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्नों को बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या वीडियो के लास्ट में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका नमक का दरोगा प्रेमचंद का। तो यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो इस कहानी को पढ़ लेना है। देखिए हम थोड़ा सा छोटा कर दिए, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सीधे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसी से खोज के आपको आंसर लिखना। कहता है क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम बताएं। तो इस कहानी को ये जो आपको किताब से ही लिया गया है, तो इसको यहाँ पर साफ लिखा है, नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। लोग चोरी छिपे इनका व्यापार करने लगे। नमक यहाँ आ गया, इसका मतलब आपका किताब में नमक का दरोगा प्रेमचंद का है, तो यहाँ पर आप तुरंत मार दीजिएगा कि प्रेमचंद ही है। तो पहला का पहला हो गया। दूसरा है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है। तो यहाँ पर शुरू में ही नमक का जिक्र है और यहाँ पर आपका ऑप्शन में भी नमक है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो यहाँ पर आपका है कि यहाँ पर साफ लिखा है क्या कि चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे और अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो यही यहाँ पर आपका आंसर है पहला, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ। फिर है, अधिकारियों के पौ 12 थे। यहाँ पौ 12 का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है लाभ ही लाभ होना। अगला है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद है। तीसरा ऑप्शन, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो 1880 में। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। धनपत राय था। दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था। तो स्वाभिमानी था। पंडित आलोपी कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो दातागंज के। फिर है, पंडित आलोपुद्दीन की नमक लदी गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी। तो कानपुर। मुंशी बंशीधर के किस गुण के कारण अफसर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे। तो यहाँ हो जाएगा कार्यकुशलता, ईमानदारी और उत्तम आचरण के कारण। इनमें से सभी हो जाएगा। मैं कागरे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, ये शब्द किसके हैं। तो ये मुंशी बंशीधर के हैं। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। आलोपुद्दीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है। तो इसका है नगद राशि। नमक का दरोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है। तो यहाँ हो जाएगा कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, ईमानदार दरोगा, सत्यमेव जयते। ये तीनों सूटेबल है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। मुंशी बंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो नमक विभाग के दरोगा। नमक का नया विभाग बनते समय लोग किसके सहारे अपना व्यापार करने लगे। तो छल प्रपंच से। नमक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभाव डालता है। तो मुंशी बंशीधर। दूध का दाम किसकी रचना है। तो प्रेमचंद का। नमक का दरोगा पाठ में दरोगा मतलब नायक कौन है। तो मुंशी बंशीधर। प्रेमचंद की कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है। तो मानसरोवर में। नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो निर्भय होकर कर्तव्य पालन का। पंडित आलोपुद्दीन किस कहानी का पात्र है। नमक का दरोगा। अब आपका दूसरा चैप्टर है मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सो बाती का। तो यहाँ पर भी आपका शुरू में है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसी से संबंधित नीचे प्रश्न के आंसर को देना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मियाँ नसरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है। तो कृष्णा सोबती। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे। तो 56। चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहा था। तो मियाँ नसरुद्दीन। लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था। तो
सेवइयाँ बन रही थी, रोटियां बन रही थी, आटा सन रहा था, सब काम हो रहा था, इनमें सभी हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती। मियां नसरुद्दीन को पाठ में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो नाना बाइयों का मसीहा। मियां नसरुद्दीन कौन थे? तो नाना बाई। मियां नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म किससे सीखा था? तो वालिद उस्ताद से। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो यहाँ जगह 56। मियां नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? तो हम हसमत से। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तो पत्रकार की हैसियत से। खानदानी नानबाई किसमें भी रोटी पका सकता है? तो यहाँ हो जाएगा कुएं। मियां नसरुद्दीन पाठ में दिल्ली के किस बादशाह का जिक्र है? तो बहादुर शाह। मियां नसरुद्दीन ने भट्ठी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया? तो बाकरखानी, सीरमाल और तापतान, इनमें से सभी हो जाएगा। मियां नसरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज़्यादा महीन बताया है? तो तुनकी। मियां नसरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम क्या है? तो व्यवहारिक ज्ञान। मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते हैं? तो अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को, दोनों को। तो यहाँ तीसरा हो गया। मियां नसरुद्दीन नाना बाइयों के क्या माने जाते थे? तो मसीहा। मियां ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? 2 तरीके। मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है। हम हसमत रचना किसकी है? तो कृष्णा सोबती की। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो साक्षात्कार लेने। अब तीसरा चैप्टर है अप्पू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय का। आपको इस गद्यांश को देख लीजिए बढ़िया से, इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और इसी से नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो है सत्यजीत राय। अगला है फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था? तो 2.5 साल। चुन्नी बाला देवी की कितनी साल उम्र की थी, मतलब साल या उम्र की थी? तो 80 साल। बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे? तो अप्पू और दुर्गा के। अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो सत्यजीत राय। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है? तो पथेर पांचाली। पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो आर्थिक। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल तक चली? तो 2.5 साल। सत्यजीत राय की फिल्म पथेर पांचाली में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका किसने निभाई? तो चुन्नी बाला देवी ने। लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए? तो यहाँ जगह पालसीट। पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका किसने की? तो सुबेर बनर्जी। पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? तो 1955। पथेर पांचाली फिल्म में एक कुत्ते का जिक्र आया है जिसका नाम था भूलो। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण के जरिए लेखक ने साहित्य की किस विधा को समृद्ध किया है? तो फिल्म विधा। अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में चर्चिल का जिक्र आया है, चर्चिल क्या थे? तो यहाँ हो जाएगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। पथेर पांचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी? तो सत्यजीत राय। लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो विज्ञापन कंपनी में। सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? पथेर पांचाली। चौथा चैप्टर है विधायी संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त का है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। किसके शासन को दुखांत कहा गया है? लॉर्ड कर्जन। घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन। सुख दुख का सूत्रधार कौन है? परमात्मा। विदाई संस्मरण पाठ के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त।
विदाई संस्मरण शीर्षक निबंध की शैली क्या है? तो व्यंग्यात्मक। नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से किस शाह को जाना जाता है? तो नादिर शाह। दुर्बल गाय बलशाली गाय के चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। इस कथन में दुर्बल गाय से क्या आशय है? तो भारतीय जनता। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा बंगाल विभाजन। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति से क्या आशय है? ईश्वर। माय लॉर्ड से विदाई के समय कैसा संभाषण करने की लेखक आशा रखता है? तो उदारतापूर्ण। विदाई के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? तो शांत रस। विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो लॉर्ड कर्जन। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की किस कृति का एक अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठे। विदाई संभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन किस पद पर आसीन थे? तो वायसराय। विदाई संभाषण में वायसराय कर्जन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया है? तो यहाँ हो जाएगा नादिर शाह से, कैसर से और जार से, तीनों से, इनमें सभी। विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो कर्जन। 5वां चैप्टर है गलता लोहा शेखर जोशी का। बस इसको आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसी से नीचे क्वेश्चन दिया है उसको हल करना है। आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा शेखर जोशी। वंशीधर के पुत्र का क्या नाम था? तो मोहन। रमेश किसके गांव में रहने वाला युवक था? तो वंशीधर। रमेश मोहन को पढ़ाने लिखाने की बात कहकर कहाँ ले गया? तो हो जाएगा लखनऊ। गलता लोहा के लेखक कौन है? शेखर जोशी। गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? त्रिलोक सिंह का। मोहन के पैर अनान्यास किस टोले की ओर मुड़ गए? तो शिल्पकार। शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा समाज के किस पक्ष को उजागर करता है? तो जातिगत विभाजन को। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ? तो मोहन अपनी ऊंची जाति को भुलाकर लोहार का कार्य कर रहा था। गलता लोहा साहित्य की किस विधा की रचना है? तो कहानी है। गलता लोहा पाठ में स्कूल का मॉनिटर कौन था? मोहन। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है? तो कुलीनता का अभिमान। लेखिका शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा पहल सम्मान। बिरादरी के एक संपन्न परिवार के युवक रमेश के साथ वंशीधर ने अपने पुत्र मोहन को कहाँ भेजा? लखनऊ। गलता लोहा पाठ में मोहन के पिता वंशीधर तिवारी जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो पुरोहिताई से। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा इसमें? मास्टर त्रिलोक सिंह ने इस व्यंग्य वचन किससे कहा? तो धनराम से। मोहन के प्रति धनराम के मन में क्या भावना थी? तो आदर। प्राइमरी स्कूल पार करते ही मोहन को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। किसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई? तो त्रिलोक सिंह की। लोहे की छड़ को किसने सोने में बदल दिया? मोहन ने। गलता लोहा पाठ में त्रिलोक सिंह को किस रूप में चिन्हित किया गया है? तो एक अध्यापक के रूप में। तो बच्चों ये चैप्टर 1 से 5 गद्य पाठ के थे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।